drainage system and drainage pattern. ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न, दोनों में ही फर्क है. ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न. सिस्टम मीन्स कौन कौन से टोपोग्राफी से होके रिवर फ्लो कर रही है. ये प्लेटो से फ्लो कर रही है, या किसी माउंटेन से फ्लो कर रही है, या किसी प्लेन में फ्लो कर रही है. पैटर्न मीन्स जब ये इन अलग अलग टोपोग्राफीज में जब आपकी रिवर फ्लो कर रही है तो ये पैटर्न कैसा बना रही है, किस शेप में आपको देखने को मिल रही है, इसका जो आकार है वो कैसा देखने को मिल रहा है. सो सिस्टम थ्रू विच ये फ्लो कर रही है कि यहाँ पे कौन कौन से आपके पास टोपोग्राफी से जहाँ से रिवर आपकी फ्लो कर रही है. और दूसरे में ये है कि आपकी रिवर फ्लो करने के बाद पैटर्न्स कैसे बना रही है, किस तरह से इसका शेप बन रहा है, जिस एरिया में जा रही है वहां पे कितना ड्रेनेज कर रही है. बाकी फ्लूवियल जो आपका आएगा पार्ट नेक्स्ट, उसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल इसमें आपके पास सिस्टम्स है. सो ड्रेनेज सिस्टम में ड्रेनेज पैटर्न में मैक्सिमम हमने रिवर का ड्रेन पता करना है कि रिवर कैसे ड्रेन करती है. चलो भैया, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग. एक मिनट रुकना. अरे यार, इससे ब्लूटूथ या फाइल शेयर नहीं है. मॉर्फिक लॉक्स तो पहले आप ड्रेनेज सिस्टम ही लिखिए. इसमें ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है. दिस इज ड्रेनेज सिस्टम. किसी रिवर का ड्रेन कैसा है, ये बहती कैसे है नदी. और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये रिवर का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसका फ्लो कैसा है, और एंड में ये रिवर कहाँ तक पहुंच रही है. राइट, इसका जो एंड पॉइंट है दैट इज माउथ ऑफ द रिवर तक. सो ड्रेनेज सिस्टम में लिखिए, द ड्रेनेज सिस्टम इज कंसर्न्ड विद, द ड्रेनेज सिस्टम इज कंसर्न्ड विद, द ड्रेनेज सिस्टम इज कंसर्न्ड विद द ओरिजिन एंड फ्लो ऑफ द रिवर. द ओरिजिन एंड फ्लो ऑफ द river. So drainage system is concerned with the origin and flow of the rivers. Origin and flow of the rivers. तो drainage system ज्यादातर कंसर्न करता है कि किसी नदी का, किसी ड्रेन का, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ये नदी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ये किस तरफ को फ्लो कर रही है. फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इट एक्सप्लेन्स why and how
a particular river has originated, it explains why and how a river has originated, कि कैसे कोई नदी और क्यों कोई नदी ओरिजिनेट हुई है. So it explains why and how a river has originated, comma, flow with specific intensity, flow with specific intensity, flow with specific intensity. तो पहला ये जो फैक्टर है दैट इज कि कोई नदी का फ्लो कैसे और कहां से हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे हम ड्रेनेज सिस्टम में स्टडी करते हैं. एंड सेकंड पार्ट इसमें हम देखते हैं कि कोई नदी अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो वो कितनी स्पीड के साथ फ्लो कर रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो अपने साथ कितना फ्लो ऑफ वाटर साथ में लेके चल रही है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर अपने साथ लेके चल रही है और उसका स्पेसिफिक स्पीड कितना है. एंड व्हाट इज इट्स एनुअल डिस्चार्ज, and what is its annual discharge. So पहला डेफिनेशन में यही पार्ट लिखा आपने कि कोई भी ड्रेनेज सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किसी नदी का ओरिजिन कैसे हुआ है और वो फ्लो कैसे कर रही है, शॉर्ट फॉर्म में कि ओरिजिन से लेके फ्लो तक. दूसरे पार्ट में आप देख रहे हैं कि इसमें 3 प्रोसेसेस हैं. इसमें पहला एक्सप्लेन करते हैं कि नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और ये कौन सी स्पेसिफिक स्पीड के साथ, इंटेंसिटी के साथ चल रही है, एंड एनुअली ये कितना पानी अपने साथ डिस्चार्ज करती है इन द ओशन या फिर सी, जिस भी वाटर बॉडी में जाकर ये पानी गिरा रही है. सो ड्रेनेज सिस्टम में ज्यादातर ओरिजिन एंड फ्लो की बात कीजिए. उसके बाद लिखिए द स्टडी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, the study of drainage system. अब इसका फायदा क्या है वो देखना है. The study of drainage system help us in the study of drainage system helps us in planning. ब्रैकेट में लिखिए रीजनल प्लानिंग, हेल्प अस इन प्लानिंग, दैट इज रीजनल प्लानिंग. वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, flood zone mapping, and mega projects such as interlinking of the rivers. तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम है क्या, ये कौन सी टेक्निक है. तो टेक्निक है कि रिवर कैसे फ्लो कर रही है या कहां से ओरिजिनेट हो रही है. अब इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हैं. तो ड्रेनेज सिस्टम अगर आपको मालूम है किसी रिवर का ओरिजिन कहां से है, फ्लो कहां पे है और एंड कहां पे करती है, तो उससे आपको ये पता चलता है कि ये रिवर किसी रीजन पे क्या प्रभाव डालने वाली है. फॉर एग्जांपल किसी एरिया में अगर आपको मान लीजिए कंस्ट्रक्शन करनी है, किसी एरिया में अगर आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आपको करनी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए आपको रिवर का फ्लो पता होता है. आप रिवर का फ्लो 1 साल का नहीं देखेंगे, 2 साल का देखेंगे, लगभग 30 साल का आप उसका पूरा का पूरा पैटर्न देखेंगे कि रिवर हर साल हो सकता है कि रिवर अपना कोर्स चेंज करती हो, रास्ता बदलती हो, या फिर रिवर का एक स्पेसिफिक ही एक रास्ता है जिसके थ्रू फ्लो करती है. तो उसके नियर बाय आप कोई भी ऐसी रीजनल प्लानिंग नहीं करेंगे, कोई रोड, रेलवे, हाईवे ऐसा प्रोजेक्ट लेके नहीं आएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जब यहाँ पे मानसून होगा तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा
घातक हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग है कि अगर आप इस एरिया में डेवलपमेंट कर भी रहे हैं तो आप ये इंश्योर करेंगे कि जहां पे रिवर का फ्लो है, जहां पे रिवर का बैंक है, उसके नियर बाई आप कंक्रीट की वॉल्स लगा देंगे, दीवारें लगा देंगे, सो दैट पानी जो है बाहर की तरफ को फ्लो ना करे। तो आप वाटरशेड की डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट आप फ्लड जोन की मैपिंग करेंगे कि रिवर जब भी फ्लड फ्लड करती है, जब भी फ्लडिंग होती है रिवर में, तो उसके नियर बाई कौन कौन से एरिया ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो उस एरिया में आप कुछ ना कुछ अपनी मैपिंग करेंगे सो दैट लोगों को फ्लड से बचाया जा सके। नेक्स्ट है मेगा प्रोजेक्ट्स। अब मेगा प्रोजेक्ट्स में आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी आते हैं, जिसे आप डैम्स कहते हैं। तो डैम्स भी जो है रिवर के फ्लो के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। और ऑल्सो अगर आपको रिवर्स को इंटरलिंक करना है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक एम है, जिसमें चाहते हैं कि इंटरलिंक किया जाए, सारी की सारी नदियों का जो पानी है उसको इंटरलिंक करके ऐसे पार्ट्स में भेजा जाए, ऐसे पार्ट्स ऑफ इंडिया में भेजा जाए, या ऐसे राज्यों में भेजा जाए जहां पे पानी अवेलेबल नहीं है, फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज बहुत कम है। सो इंटरलिंकिंग बहुत बड़ा एक आपका प्रोजेक्ट है। और अगर आपको इंटरलिंकिंग करनी है तो आपकी कंट्री का लगभग 10 टाइम जो आपका जीडीपी है वो इसमें खर्च हो जाएगा, क्योंकि इतना इजी काम नहीं है। आपको कैनाल सिस्टम बनाना पड़ेगा, उस कैनाल्स के थ्रू नदियों को जोड़ना पड़ेगा। सो बहुत मतलब डिफिकल्ट टास्क है। कई जगह पे आपको प्लेन देखने को मिल रहा है, कई जगह पे आपको बैडलैंड टोपोग्राफी, जैसे मध्य प्रदेश फॉर एग्जांपल बात अगर हम करें तो ज्यादातर हिमालयन रिवर्स को पेनिनसुलर एरिया के साथ जोड़ने की बात करते हैं इंटरलिंकिंग में, कि जितने भी हिमालय में नदियां हैं उनका पानी बहुत ज्यादा फ्लो करता है फ्लड एरिया, मतलब फ्लडिंग बहुत ज्यादा करता है जब मानसून होता है। सो पानी सारा का सारा पानी जो है नियर बाई एरिया को प्रभावित करता है। तो ये चाहते हैं कि ऐसी कैनाल सिस्टम बनाया जाए, ऐसी नहरें बनाई जाए ताकि बरसात के समय जितना भी ओवरफ्लो है उस ओवरफ्लो के पानी को सारा का सारा पेनिनसुलर इंडिया मतलब साउथ इंडिया की तरफ भेजा जा सके, क्योंकि वहां पे फ्रेश वाटर की रिसोर्सेज कम है। कुछ एक नदियां ही हैं जो कि काफी वहां पे फ्रेश वाटर डालती हैं। बट ये इंटरलिंकिंग बहुत लंबा काम है, क्योंकि आपको पूरी की पूरी टोपोग्राफी के चैलेंजेस आएंगे। कई जगह पे पठार है, कई जगह पे प्लेन है, कई जगह पे बीहड़ है। सो उन सब एरिया में ऐसी डेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। सो दैट इज वाई आप पूरे के पूरे ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज पैटर्न में यही देख रहे हैं कि ड्रेनेज पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि कोई नदी कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कौन से रास्ते में फ्लो कर रही है और एंड कहाँ पे कर रही है, और इस नदी की स्पीड कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, एनुअली ये कितना वाटर अपने साथ या वॉल्यूम ऑफ वाटर अपने साथ कैरी करती है। और ये हमें हेल्प करता है रीजनल प्लानिंग में, वाटरशेड डेवलपमेंट में, और साथ साथ में फ्लड जोन की मैपिंग में। ऑल्सो मेगा प्रोजेक्ट्स, अगर चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, डैम है, या फिर आपका इंटरलिंकिंग है, सो उस सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ये हेल्प करता है ड्रेनेज सिस्टम या फिर ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऐसे लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब कौन सी नदी कहां से ओरिजिनेट हो रही है, कहां से उसका उद्गम स्थल है, कहां से ये स्टार्ट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन India has two drainage system. India has two drainage system. On the basis of origin, India has two drainage systems. First is Himalayan drainage system. Himalayan drainage system. Second is peninsular drainage system. कि कौन सी प्रणाली है, कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू ये नदियां फ्लो कर रही हैं। सो पहला जो सिस्टम है वो है हिमालयन, क्योंकि हिमालय से नदियों का उद्गम होता है या वहां से ही ओरिजिनेट करती हैं। दूसरी आपके पास है पेनिनसुलर, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। सो एक हिमालयी नदियां हैं, दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा है आपके पास पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। और डिपेंडिंग अपॉन ये कौन से ग्लेशियर से निकल रही है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए,
not two rivers but two Himalayan rivers. Two Himalayan rivers having same drainage system but flows in opposite direction. बहुत इजी है ये, ऑपोजिट डायरेक्शन कि दो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की नदियां हैं जो कि सेम ड्रेनेज सिस्टम से निकलती हैं बट अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती हैं. टू हिमालयन रिवर्स हैविंग सेम ड्रेनेज सिस्टम बट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर. ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है. ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई. क्या हो सकता है इसका आंसर? इतना भी गंभीर आंसर नहीं है इसका. हाँ जी, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है दोनों? इंडस का क्या है? ग्लेशियर का नाम बताओ ना. ब्रह्मपुत्र तो सही है. ब्रह्मपुत्र तो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है. कैलाश, लेक इज मानसरोवर, पाकिस्तान. ये तो आपका ओरिजिनेट पॉइंट है. ब्रह्मपुत्र के ईस्टर्न डायरेक्शन में, वेस्टर्न में कौन सी जाएगी? इंडस. एक और भी नदी है जो बीचों बीच में से फ्लो करती है. ये तो चली गई इस साइड को, पाकिस्तान. ये चली गई नॉर्थ ईस्ट. एक और नदी है, गंगोत्री है. गंगा तो सतलुज बीचों बीच में से निकलती है. इट मेक्स अ डीप गॉर्ज. दिस इज सतलुज. तीनों ही नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है ना. So Indus, Brahmaputra and Satluj, they all originate from the same point but flows in opposite direction. तो ये बिल्कुल ईस्टर्न डायरेक्शन, सॉरी वेस्टर्न डायरेक्शन में, दूसरी ईस्टर्न में और दूसरी दी साउथ डायरेक्शन में. सो ये है. अब लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कैलाश पर्वत, सप्तसु लेक ऑफ इंडस फ्लोज इन सरोवर सतलुज ब्रह्मपुत्र रिंग. गंगा नहीं है जी, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. बिल्कुल सही बेअंत कौर. इंडस ब्रह्मपुत्र बिल्कुल. धनप्रिया बिल्कुल सही. नर्मदा ताप्ती तो सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है. गुड, जिन्होंने अटेम्प्ट किया बहुत सही. नेक्स्ट अब लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ड्रेनेज सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर की ये अपने साथ वाटर कितना कैरी करती है. ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ड्रेनेज सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स है, थ्री टाइप्स है, फोर टाइप्स है. टू टाइप्स. फर्स्ट इज Bay of Bengal drainage system and next है Arabian Sea drainage system. तो आपके पास दो प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम है. एक है आपका वे ऑफ बंगाल. इट कंसिस्ट ऑफ 77%. तो भारत की 77% जो नदियों का पानी है वो वे ऑफ बंगाल में जाता है. एंड द सेकेंड वन इज कितना बचा ये 23%. इट फ्लोज टुवर्ड्स
अरेबियन सी। सो लगभग अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नदियों का जो पानी है दैट इज टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल एंड 23% दैट इज टुवर्ड्स अरेबियन सी। अब मुझे ये बताइए, मैंने आपसे ये क्वेश्चन बहुत टाइम पहले पूछा था कि 77% ओनली टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, क्यों? रीजन, हाँ, दैट इज ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। सो ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड की वजह से द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज थोड़ा सा इमर्स्ड है, क्योंकि वहां पे लैंड मास थोड़ा सा उठा हुआ है। सो क्योंकि वहां पे बहुत सारी आपके माउंटेन्स है। अरावली से शुरू होता है आपका, देन विंध्याचल, सतपुड़ा एंड देन वेस्टर्न घाट। सो दिस इज ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। ये आएगा बहुत जल्दी। सो ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। So depending upon the flow of water, the intensity of flow of water and also the volume of water, आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया में that is of two types, एक है बे ऑफ बंगाल, दूसरा है अरेबियन सी। एक माइनर है बट मेंशन कर लीजिए उसको, that is inland drainage system, inland drainage system, because आपका जो inland drainage system है यहाँ पे रिवर्स फ्लो तो करती हैं बट दे आर नॉट एंडिंग इनटू द सी और ओशन। ऐसी नदियां जो कि ओरिजिनेट भी लैंड के ऊपर हो रही है और उनका एंडिंग पॉइंट भी लैंड के ऊपर ही है, बट और वो ओशन में नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी नदियों के दो मेरे को आप एग्जाम्पल बता दें। सरस्वती तो डिसअपियर्ड, और बताइए। तीन नदियां याद रखिए, एक है लूनी, एक है साबरमती एंड लास्ट इज माही। दीज आर दी थ्री रिवर्स दैट आर इनलैंड, मींस ये ओनली लैंड के ऊपर ही फ्लो करती है, समंदर तक पहुंच नहीं पाती, या फिर गल्फ ऑफ कच्छ जिसे आप रन ऑफ कच्छ कहते हैं वहां तक पहुंचती है, बट ये किसी अरेबियन सी में नहीं पहुंचेगी। सो लूनी, साबरमती एंड माही। लूनी राजस्थान गुजरात रीजन, साबरमती गुजरात रीजन एंड माही ऑल्सो गुजरात रीजन। सो ये तीन नदियां हैं जिनको आप कहेंगे दीज आर द पार्ट ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। हिंदी में अंतर्देशीय नदियां, जो कि देश के बाहर नहीं जाती, देश के अंदर ही रहती, अंतर्देशीय नदियां। सो दिस इज ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज पैटर्न। दो टाइप का ड्रेनेज सिस्टम, एक है डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ वाटर, दूसरा है डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन ऑफ द रिवर, कि रिवर कहां से ओरिजिनेट कर रही है एंड कहां पे कर रही है। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? एनी इशू? जो भी कोई सी में ड्रेन नहीं, बिल्कुल जो नदी सी में ड्रेन नहीं करती, एक्सेप्शनल केसेस लाइक लूनी, घग्गर रिवर राजस्थान, घग्गर आगे मिलती है, किसके साथ मिलती है घग्गर रिवर? ये घग्गर लिखा है यहाँ पे, घग्गर रिवर हरियाणा की रिवर है ये यमुना में मिलती है अल्टीमेटली। सो ये इनलैंड नहीं है। एक घग्गर है, घाघरा है, घाघरा मिलेगी कहां पे? अरे सच में आप हंस रहे हैं इसमें। घग्गर रिवर दैट इज एंटरिंग इनटू यमुना। एक घाघरा रिवर है जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की, राइट। सो दो रिवर्स हैं। यहां तक कोई इशू नहीं। आगे लिखिए, दिस लॉपसाइडेड या फिर अनइवन, दिस लॉपसाइडेड मींस, लॉपसाइडेड का सिंपल मीनिंग है कि वन साइडेड। लॉपसाइडेड मींस वन साइडेड। दिस लॉपसाइडेड या फिर वन साइडेड और अनइवन distribution of this lopsided, one-sided or uneven distribution of Indian rivers is due to uneven distribution of, ऐसे लिखिए, flow of water, एक मिनट, this lopsided, one-sided or uneven distribution of flow of water, distribution of flow of water is due to Great Indian Water Divide.
इज ड्यू टू ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। एंड ऑल्सो अंडरलाइन दिस ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। ये कह रहे हैं ये जो आपने देखा कि देयर इज अ टू टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज पैटर्न, जहां पे एक है आपका ड्रेन सिस्टम में ड्रेनेज पैटर्न, एक है डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन ऑफ द रिवर, दूसरा है आपका डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ द रिवर। इसको हटाइए। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया है फ्रॉम ड्रेनेज सिस्टम, राइट। इसमें आप दो चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक है ओरिजिन एंड दूसरा है आपके पास फ्लो, कि किसी रिवर का ओरिजिन कहां से है और उसका फ्लो कैसा है, राइट। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग आपने देखा देयर इज टू टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, है ना। ओरिजिन कहां से होता है, एक तो नदियों का ओरिजिन होता है हिमालय से, सो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा आपके पास पेनिनसुला, पेनिनसुला मींस जो नदियां पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया से ओरिजिनेट करती है इंटरनली, राइट। ये ग्लेशियर से निकल रही है, ये दीज आर फॉर एग्जांपल आपका अमरकंटक है। अमरकंटक इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर विच रिवर। मैंने बार बार आपसे पूछता रहूंगा तो आपको थोड़ा याद रहेगा, भूलते रहते हैं बीच में। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती है, आपको टाइम नहीं लेना चाहिए इतना। नर्मदा एंड नहीं, अरे भाई नर्मदा एंड अगेन ताप्ती कहां से निकलती है, मैंने पूरा लिखा है आपको, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ऑनलाइन स्टूडेंट शाबाश, आप मेरी लाज रखेंगे, आप बताएंगे। सोन एंड नर्मदा, बहुत बहुत सही, बिल्कुल सही धनप्रिया। सोन एंड नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू, है ना। एंड रिवर ताप्ती ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ये भी बताएंगे मेरे को ऑनलाइन स्टूडेंट। ताप्ती बताइए शाबाश, कहां से निकलती है तापी। बैतूल, बैतूल, हाँ बिल्कुल सही, बैतूल मध्य प्रदेश। बैतूल के पास कहां से, एक हिल है, एक माउंटेन है, उसका नाम बताइए, शाबाश। बैतूल फिर से ही बताया उन्होंने, बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती का ओरिजिन बैतूल मध्य प्रदेश से ही है। आपको स्पेसिफिकली मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिखवाया था, फिर मैंने आपको उसका आंसर भी लिखवाया था एक्सप्लेन करके, फिर आप अभी भूल रहे हैं। मुल्ताई हिल्स, बताओ, इन्होंने अलग से क्लास ली है, आप मैक्सिमम इनएक्टिव रहते हैं, इनएक्टिव। तो आप भी सर्च कर लेते, पेज पलट लेते। ऐसे मत करो, इनको पता होता है। बैतूल एकदम से आंसर दिया है, आपसे पूछा ही मैंने, साथ साथ में सोन एंड नर्मदा कह दिया इन्होंने, है ना। ऐसी नदियां जो कि इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया से ही बाहर निकल रही है, हिमालय से नहीं आ रही है। एक तो हिमालयन ग्लेशियर से आ रही, बातें नहीं अभी। नेक्स्ट है पेनिनसुलर रिवर्स, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन ऑफ द रिवर, हमारे पास दो टाइप के ड्रेनेज सिस्टम है, एक है हिमालयन, दूसरा है पेनिनसुला। डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ वाटर, की रिवर का फ्लो कैसा है, वाटर कहाँ की तरफ को फ्लो कर रहा है, सो उसके बेसिस पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। एक तो नदियां जाकर गिरती है वे ऑफ बंगाल में, जिसे आप कहते हैं बंगाल की खाड़ी, राइट। मैक्सिमम लगभग 77% रिवर्स का जो फ्लो है दैट इज टुवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट, जिसे आप कहेंगे वे ऑफ बंगाल। एक्सेप्ट दैट आपके पास जो नदियां हैं उनका फ्लो है टुवर्ड्स अरेबियन सी, जिसे आप कहते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे लगभग 23% नदियां जो है अपना पानी डालती हैं। सो इसमें ये कह रहे हैं कि पहला तो हिमालयन है, दूसरा पेनिनसुला, दैट इज ओके। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये 77% सिर्फ बे ऑफ बंगाल की तरफ क्यों है, कि ज्यादातर नदियों का फ्लो ईस्टर्न डायरेक्शन में क्यों है, या फिर ईस्ट कोस्ट की तरफ नदियां ज्यादा क्यों बहती। सो इसमें अगर आप देखें ईस्ट कोस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपने लिखा दिस लॉपसाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वन साइडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स या फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज ड्यू टू ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। तो ये ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड के कारण होता है। आगे लिखिए, ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड इंक्लूड्स, ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड इंक्लूड्स, ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड इंक्लूड्स
फुट हिल्स ऑफ हिमालयास। अब आपने ये इंश्योर करना है कि ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड में कौन कौन से माउंटेन्स आ रहे हैं या कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं। सो ग्रेट इंडियन, ये एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है कि आउट ऑफ दिस विच आर नॉट इंक्लूडेड इनटू ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड, है ना। तो उसमें इन्होंने कुछ एक टॉपोग्राफीज के नाम दे दिए थे एंड पूछा था कि इनमें से कौन से ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड के साथ एसोसिएटेड नहीं है। Out of which of the topographies are not included in the Great Indian Water Divide? So Great Indian Water Divide includes, मैं ये आपको नॉर्थ से साउथ तक लिखवा रहा हूं। So आप फर्स्ट लिखिए फुट हिल्स ऑफ हिमालयास। फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, हिमालयास का सबसे जो लोअर मोस्ट पार्ट है, जिसे आप आउटर हिमालय या फिर शिवालिक कहते हैं, वहां से शुरू हो जाता है आपका ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। आफ्टर दैट बताइए क्या लगता है आपको, अरावली, अरावली पर्वत, वहां से शुरुआत। फॉर एग्जांपल हिमालय का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट जिसे आउटर हिमालय या फिर शिवालिक कहते हैं, वहां से शुरू होता है। देन अरावलीज, अरावलीज के बाद देयर इज विंध्या एंड सतपुड़ा। पर वैसे एक एक करके लिखूंगा कि पहले विंध्या है देन सतपुड़ा है। देन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। सो लास्ट में आएगा आपके पास वेस्टर्न घाट्स। अब ये सारे के सारे पार्ट्स जो है दे आर सिचुएटेड इन दी वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। ये भारत के वेस्टर्न साइड पे, मींस भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है, इससे हमें यही कंक्लूजन मिलता है कि वेस्टर्न पार्ट of India is a raised platform। प्लीज इस लाइन को लिख लीजिएगा क्योंकि लेटर ऑन जब आपने रिवीजन करना है तो मुश्किल होगी। सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, मतलब ये उठा हुआ भाग है, मतलब थोड़ा सा ऊंचा है, राइट। इसीलिए सारी की सारी नदियों का फ्लो ईस्टर्न डायरेक्शन पे जा रहा है। एक्सेप्ट दिस देयर आर टू रिवर्स, नर्मदा एंड ताप्ती, दे फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब क्या है कि वो दरार घाटी से होकर बहती है। और मैंने आपको बताया कि आपके रिफ्ट वैलीज कैसे बनती है, ड्यू टू दी फॉल्टिंग। जब फोल्ट माउंटेन्स बनते हैं तो उससे रिफ्ट वैली बनती है, उसी रिफ्ट वैली के थ्रू ये नदियां बहती हैं। और दो ही नदियां हैं, नर्मदा एंड तापी, दैट फ्लोज टुवर्ड्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो इसलिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज रेज्ड प्लेटफॉर्म। therefore Bay of Bengal, therefore Bay of Bengal drainage system therefore Bay of Bengal drainage system is consist of 77% flow of रिवर वाटर। तो यहाँ पे लगभग इसलिए 77% जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है और वहीं से फ्लो ऑफ रिवर वाटर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। सो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कभी कि व्हाट आर दी मेन पार्ट्स ऑफ ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड्स, तो वो ये आपके 5 मेन पार्ट्स हैं। ये है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर आपने जहाँ पे ये लिखा भी है तो आप ऐसे ऊपर लिख दीजिए, दिस इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड अप टू साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अरेंज करने को भी पूछ सकता है ना, स्टेट पीसीएस थोड़ा सा अतरंगी सवाल पूछता है। वो नहीं पूछेगा क्या क्या है, ये पूछेगा कि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, है ना। तो उसको अरेंज करने के लिए बोल देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट सबसे ऊपर लिख दिया और विंध्या सबसे नीचे लिख दिया, तो उसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर देगा। फिर आपको वो नंबरिंग के हिसाब से करना पड़ेगा अरेंज। सो अतरंगी सवाल का ये मतलब होता है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो, है ना। आप बार बार देखें कि अच्छा ये सही है ये गलत है, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट करते हैं। या मैच द फॉलोइंग, इसीलिए स्टेट पीसीएस थोड़े से आपसे टाइम ज्यादा डिमांड करते हैं। और जिसने रट्टा मारा होगा स्टेट पीसीएस ज्यादातर जो क्रैम कर लेते हैं, अच्छा उनका निकलता है। इसमें एनालिटिकल पावर नहीं चाहिए ज्यादा, उसमें अच्छा चाहिए जैसे कि जीके है। एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा आपको जिसने पंजाब जीके ऑन फिंगर्स, है ना, वो दिन रात जपता रहता है पूरा का पूरा पंजाब जीके। तो वो जैसे क्वेश्चन आता है वो टिक करता है आगे।
15 क्वेश्चन भी आगे अगर जीके के 30 मार्क्स सीधे पक्के हैं उसके, और उनका ही निकलता जाता है। स्टेट पीसीएस में स्टेट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जीके पढ़े, स्टेट के बारे में पता हो, चाहे वो मेन्स हो चाहे आपका इंटरव्यू, उन्होंने स्टेट ही पूछना है ज़्यादा कि कौन कौन सी कोर इंडस्ट्रीज है जो कि पंजाब में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, वो आपके प्री में भी आ जाएगा, मेन में भी आ जाएगा, इंटरव्यू में भी आ जाएगा। या फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर दी रीजंस कि यहाँ पे पंजाब में बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस हो रहे हैं, है ना। फिर माइग्रेशन पंजाब का सबसे बड़ा इशू है, तो आपसे क्वेश्चन वही पूछ लेगा माइग्रेशन के ऊपर। तो स्टेट पीसीएस सॉर्टेड होता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी टोपोग्राफी क्या है। फिर आपका पानी का मुद्दा बहुत चलता रहता है ना, तो आपका इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट वो आपसे पूछ सकता है। बहुत ईजी होता है ये। स्टेट पीसीएस निकालने वाले जो लोग हैं ना, वो स्टेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। उनका मेन मुद्दा ये होता है, उन्होंने अपने सिरहाने के ऊपर लिखा होता है एसडीएम, और उन्होंने अपने आप को एसडीएम दे भी दिया होता है, एसडीएम फिरोजपुर, एसडीएम मोहाली, उन्होंने पहले ही ले लिया है। उनको पता है उनका एम ही यही है। और जो सोचते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, स्टेट भी निकाल लूंगा, ये एक वहम है या दिल को दिलासा है ना। जिंदगी में एक ही फोकस करके आप निकाल सकते हैं, या तो यूपीएससी कर लो तो आप लेवल उतना ले जाओ, बट यूपीएससी अगर आप कर रहे हैं ऐसा नहीं निकाल नहीं सकते, वो जीके थोड़ा सा परेशान करेगा आपको। क्योंकि एक व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन से ही जीके पढ़ रहे हो कि मैंने लगना ही तहसीलदार है, कई लेके चले होते हैं, उनका बड़ा एम नहीं लेके चलते हो, उनको पता है यूपीएससी अपने बस का नहीं है, तो वो सीधा ही बोलते हैं कि मेरे को पीसीएस ही निकालना है ना। 2-4 हैं लोग, मैं उनको जानता हूँ, कहते सर हमने तो लास्ट जो क्लासेस थी अपनी कॉलेज की तभी सोच लिया था कि ये डीएसपी मेरा मित्र, ये तहसीलदार। और कुछ तो ऐसे भी है यूपीएससी में जिनका आईएएस वीएस नहीं होता, वो पे आईआरएस मिल जाए, बस सिटिंग जॉब चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, है ना। सो कुछ एक लोग अल्टीमेट फोकस लेके चलते हैं, और उन्हीं का निकलता है, रियलिटी में उन्हीं का निकलता है, कि उसको पता है कि स्टेट में पूछा क्या जाएगा। उसने जैसे फॉर एग्जांपल आप में से मैं गारंटी देता हूँ कि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी ने नहीं किए होंगे अभी तक स्टेट पीसीएस के, वो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। मैं आपसे कोई आंसर नहीं मांग रहा, आपको पता है वो ऑब्वियसली। ऑनलाइन वालों से मैं थोड़ा उम्मीद रखता भी हूँ कि उन्होंने देखे भी होंगे, बट 10 साल के तो उन्होंने भी नहीं देखे होंगे कि एक एक क्वेश्चन किया है, उसके एक एक ऑप्शन को आपने मतलब राइट रॉन्ग सारे ऑप्शंस आपने पढ़े हैं, और उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट, चाहे वो पंजाब जीके का चाहे आपके नॉर्मल जीएस का है, तो 10 साल के अभी तक किसी ने नहीं किए हैं। और सरकार आपको डिले कर रही है आपके एग्जाम को, ताकि आपका फ्लो जो है वो टूटता जाए फिर बनता जाए। एकदम से फिर आपको सरप्राइज देंगे कि 25 तारीख को आपका एग्जाम है, संडे को कृपा करके पहुंच जाएं, है ना, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। फिर आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये तो रिट लगी हुई थी। आपको 1 तारीख को ही गवर्नमेंट ने कह दिया है न्यू ईयर पे कि दिस इज योर नोटिफिकेशन, पढ़ना शुरू कर दो। नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आज से पढ़ना शुरू कर दो, चाहे वो एग्जाम 2 साल बाद हो, है ना। और आपको क्या लग रहा है जो टॉप रैंकर आएगा उसने बंद कर दिया पढ़ना? वो नोटिफिकेशन से पहले से पढ़ रहा है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद तो वो ज्यादा पढ़ रहा है, और रिटर्न लगने के बाद तो वो सोच रहा है कि और ज्यादा टाइम मिल गया। पॉजिटिव पॉइंट है उसके लिए, है ना। वो पूरे टाइम पे अप्रैल में हो जाता, मई में हो जाता, तो आपको दिक्कत होती है ना। बट अब डिले हो गया तो उसको और ज्यादा फायदा उस चीज का। फैक्ट्स याद करने का तरीका है, अर्ली मॉर्निंग पे जो भी फैक्ट हैं आपके उनको सवेरे आप अपनी अलग से कॉपी बनाइए, जो भी फैक्चुअल नॉलेज है। फैक्चुअल नॉलेज मींस पानीपत की लड़ाई कब हुई, कैसे हुई, कर्नाटिक वॉर्स कब हुई, टीपू सुल्तान, हैदर अली, जो भी हैं वो उसको फैक्ट कहेंगे, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला है। तो फैक्ट को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप अपने अलग से कॉपी बनाइए, जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं हिस्ट्री का जो भी है आपका स्टैटिक पार्ट, उसको आप रात को लिख के रख लो, सुबह उठते सबसे पहले उसको नजर मारिए। एवरी डे का फिनोमेना है, एक ही नहीं, एक दिन याद किया फिर एग्जाम से पहले ही फिर भूल जाओगे। स्टैटिक हमें नहीं याद रहता, मेरे से कोई पूछ ले किसी डेट का, मैं नहीं याद कर सकता, डेट्स नहीं याद होती, और डेट्स ही तो पूछी जाती है आपसे इसमें स्टेट पीसीएस में। यूपीएससी इतना फोकस नहीं करता डेट्स के ऊपर। सो ड्रेनेज सिस्टम यहां तक समझ आया? नहीं आया? धक्के से बोल रहे हैं। सो दिस इज, अब मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ मैप, है ना, क्योंकि दिस इज मेरे लिए सिंटैक्सियल बेंड, है ना। ये
नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक आपके माउंटेन्स हैं। बीच में देयर इज सेंट्रल सेक्टर, जहाँ पे आपके ज्यादातर तो क्या वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन है आपका कौन सा, माउंट एवरेस्ट। तो मैंने आपको लिखाया कि आपका जो ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड है उसका डायग्राम बनाना है आपने, राइट। ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। सो ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। अब आप सिंपल लिख सकते हैं, पहला है आपके पास फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। सो ये यहां से स्टार्ट होगा अरावली तक, इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। सो यहां से अरावली से स्टार्ट होगा फ्रॉम दिल्ली रीजन, फिर यहाँ पे नीचे आपका क्या रहता है, विंध्या। विंध्या के बाद इट इज सतपुड़ा एंड देन ईस्टर्न घाट्स, सॉरी वेस्टर्न घाट्स। सो अभी इसको मार्क भी कर लीजिए साथ साथ में, कहाँ पे क्या है। दिस पार्ट इज वेस्टर्न घाट, अपर दिस पार्ट इज सतपुड़ास। सतपुड़ास के साथ में अपर पार्ट इज दिस पार्ट, दिस इज विंध्या, और ये अरावली। बाकी फुटहिल्स ऑफ हिमालय मीन्स दिस पार्ट, lowermost part of the Himalayas. This is शिवालिक। अब शिवालिक कैसे है, जब आप देखते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि वंस अपॉन अ टाइम, है ना, आपकी जो ये ब्रह्मपुत्र है ये भी अरेबियन सी की तरफ बहती थी। कुछ एक जियोग्राफर्स का ये थिंक है ना। अब ये कहते हैं कि देयर इज, जब आप यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से या फिर नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट से अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे दिल्ली के पास देयर इज अ दिल्ली रेंज, है ना, जहाँ पे थोड़ी सी ऊंची पहाड़ियां आ जाती हैं यमुनानगर के पास। तो ये दोनों ही आपकी इंडस और ब्रह्मपुत्र को डिवाइड करने वाला काम करता है, या फिर आप कह सकते हैं गंगा या आपकी इंडस को डिवाइड करने का काम करता है। ये दिल्ली रेंज हम पढ़ेंगे आपके जब ड्रेनेज सिस्टम चलेगा, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम वहां पे। अभी ये फिजिकल ज्योग्राफी का है तो इसको बाद में देखेंगे। दिल्ली रिज की वजह से आपकी जो गंगा एंड या फिर आप कह सकते हैं यमुना एंड जो आपका इंडस रिवर सिस्टम है, ये दोनों एक दूसरे से डिवाइडेड है। सो ये जो रेड पार्ट है दिस इज ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। सो ये दिस पार्ट ऑफ इंडिया दिस इज रेज्ड प्लेटफॉर्म, मतलब ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, राइट। इस उठे हुए भाग के कारण क्या है, नदियां ज्यादातर ईस्टर्न डायरेक्शन में जा रही है, राइट। सो दिस इज द पार्ट जहां से आपकी नदियों का डिवीजन होता है टुवर्ड्स वे ऑफ बंगाल रीजन। तो अब कोई भी रिवर अगर यहाँ से फ्लो कर रही है, राइट, तो ये ज्यादातर इस डायरेक्शन में जाएगी, ज्यादातर नदियों का फ्लो टुवर्ड्स वे ऑफ बंगाल। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है आपका कि आउट ऑफ वे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी सबसे ज्यादा सैलाइन कौन सा है। अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी की, अरब सागर की या फिर हिंद महासागर की, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा सैलाइन कौन सा है। इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल में से सबसे ज्यादा सैलाइन कौन सा होगा, इंडियन ओशन, उसके बाद अरेबियन सी एंड देन वे ऑफ बंगाल। क्यों, क्योंकि 77% फ्लो जो है वाटर का, रिवर्स का, फ्रेश वाटर का फ्लो हो रहा है वे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे सैलिनिटी कम होगी क्योंकि फ्रेश वाटर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, है ना। तो आप जो नमक खा रहे हैं उसको कहते हैं NaCl, राइट। दिस इज सैलाइन, ये खारा होता है, मीन्स इसमें आपकी सॉल्टीनेस ज्यादा है। बट अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की, जो आपका रिवर का फ्रेश वाटर है, इट इंक्लूड्स मैक्सिमम कैल्शियम सॉल्ट CaCl2 होता है, फॉर्मूला कुछ और है इसका, बट आप सिंपल समझिए कैल्शियम सॉल्ट उसमें ज्यादा है, दूसरा आपके पास इसमें मैग्नीशियम सॉल्ट ज्यादा होते हैं।
कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है दे बोथ आर लेस सलाइन। लेस सलाइन मींस इसमें 0 to 5%। मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर लोटिक एंड लैंटिक बायोम जब आपने पढ़े थे तो आपने देखा था कि जो आपका फ्रेश वाटर है इसमें लगभग 0 to 5% तक ही सॉल्ट की प्रेजेंस पाई जाती है, राइट। बट अगर हम बात करें आपका जो ओशन वाटर है या आपका जो सी वाटर है उसमें 5 to 35% इसमें सॉल्टीनेस पाया जाता है, तो ये ज्यादा सॉल्टी होता है। सो सेलाइन जो है ज्यादातर आपका इंडियन ओशन होगा, आफ्टर दैट अरेबियन सी एंड देन लास्ट में आपका बे ऑफ बंगाल। यहां तक समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई इशू कोई दिक्कत परेशानी प्लीज आप पूछ सकते हैं। 2013 से पढ़ लीजिए, बेटर 2000 से ही पढ़ लीजिए, जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स आए हैं। पेपर वैसे भी तो आपका कम ही होता है, तो है नहीं यूपीएससी का हर साल होता है कि आपको 10 साल के मिल जाएंगे। 10 साल का मतलब क्या है कि आप 2000 तक भी पहुंच जाएंगे। 21 में पेपर हुआ, 21 से पहले का वो 17 में 16 में 4-4 5-5 साल के बाद ही होता है, तो 10 साल पीछे जाएंगे तो आप 40 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि 4 साल के दरमियान आपका एक पेपर होता है। तो आपने लगभग 10 पेपर तो सॉल्व करने प्रीवियस ईयर के, चाहे स्टेट पीसीएस है चाहे आपका यूपीएससी है, इंक्लूडिंग करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर्स। करेक्ट तो दिया ही होता है हर जगह एक्सप्लेन, बट इनकरेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, और इनकरेक्ट में जो टॉपिक आता है उसी को ही पढ़ना है साथ साथ में। हाँ जी, ऑनलाइन क्या कह रहे हैं? ओके जी, धन्यवाद। और ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड पीडीएफ आपको भेज दी है, पीडीएफ में होगा सब कुछ, देख लीजिए। लास्ट लाइन लिखिए, लैंड टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड, लैंड टू द ईस्टर्न साइड ऑफ ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड, ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड, स्लोप टू द ईस्ट, स्लोप्स टू द ईस्ट। तो ये कह रहे हैं कि सिंपल कि जो आपका ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड है उसका जो लैंड है, उसके ईस्टर्न साइड में जो लैंड है ये ज्यादातर स्लोप्ड लैंड है, मींस थोड़ा सा नीचे की तरफ को स्लांटिंग लैंड है, इसलिए रिवर का फ्लो सीधा ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जिसे आप कहें वे ऑफ बंगाल। समझ में आ रहा है? अभी भी सोच लीजिए। नहीं आ रहा? आ रहा है। सिंपल वाई डायग्राम है आपका कि ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड के ईस्टर्न पार्ट पे अगर आप लैंड देखें तो दिस इज लिटिल विथ स्लांटिंग लैंड, ये स्लोप्ड है, तो स्लोप में पानी इजीली फ्लो कर जाता है, राइट। अब लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स। फर्स्ट इज सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा है इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट इज सीक्वेंट मींस सीक्वेंस की फॉर्म में, फर्स्ट इज सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम एंड सेकेंड इज इनसीक्वेंट मींस एक तो सीक्वेंस की फॉर्म में मतलब सीरीज में है, और दूसरा जो है दैट इज इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट इज इन सीरीज या सीक्वेंस, दूसरा इनसीक्वेंट मींस सीरीज की फॉर्म में नहीं है। सीक्वेंट के आगे आप लोग लिख सकते हैं इट फॉलोज द स्लोप ऑफ द लैंड, इट फॉलोज द स्लोप ऑफ द लैंड, इट फॉलोज द स्लोप ऑफ द लैंड, कि लैंड कहां पे स्लोप बना रहा है, कहां पे थोड़ा सा नीचे की तरफ को झुका हुआ है, उस लैंड के हिसाब से ही पानी फ्लो करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कौन सी स्लोप के थ्रू जा रहा है। दूसरा, इट डज नॉट फॉलो द स्लोप ऑफ द लैंड, ये स्लोप के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये अपने अकॉर्डिंग चलेगा, राइट। सो
it does not follow, it does not follows the slope of the land. The slope of the land does not follow the slope of the land. So ये slope के according flow नहीं करता पानी यहाँ पे. हाँ जी, WhatsApp पे भेजिए आपकी PDF. ठीक है. सो दो टाइप के सीक्वेंट एंड इनसीक्वेंट. सो फर्स्ट पार्ट आपको करना पड़ेगा, दैट इज सीक्वेंट का. सीक्वेंट के भी मल्टीपल टाइप्स हैं. इसको मेन हेडिंग दे दीजिए, राइट. सीक्वेंट, फर्स्ट टाइप इज सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम. सीक्वेंट के भी आगे फर्दर सब टाइप्स हैं. सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम. इसमें लिखिए, इट इज अ काइंड ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. It is a kind of drainage system that follows. It is a kind of drainage system that follows the slope of the land. It is a kind of drainage system that follows the slope of the land. Slope of the land. It means it follows the slope of the land. अरे छोड़ दो फोन, क्लास में करे जा रहे हो, बाहर जाके बात कर लो. It follows the slope of the land. It means it is well adjusted. It is well adjusted to the geological structure. It is well adjusted to the geological structure. Means जो जियोलॉजी है आपके फ्लो ऑफ द वाटर की, मतलब ये जियोलॉजी के हिसाब से फ्लो कर रहा है. फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ रॉक, राइट. अब मैंने आपको बताया था कि कुछ एक रॉक्स जो है ज्वाइंटेड रॉक्स हैं, कुछ रॉक्स जो हैं जो कि कॉम्पैक्ट रॉक्स हैं. फॉर एग्जांपल, ये एक कॉम्पैक्ट रॉक है. मींस देयर आर नो पोर्स, ज्वाइंट्स जिसके थ्रू पानी इसके ऊपर, इसके अंदर जा सके. बट दिस इज अ ज्वाइंटेड रॉक. मींस दिस इज अ होलो पाथ जिसको फॉलो करके रिवर जो है यहाँ से फ्लो कर सकती है. आप देखेंगे देयर इज मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न जहाँ पे रिवर जो है वो एक रॉक के अंदर से फ्लो करती है, क्योंकि इस रॉक के बीच में देयर आर पोर्स. इसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं होल्स हैं, खाली एरिया है जहाँ से पानी अंदर ज्वाइंट्स के थ्रू एंटर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ये एक आपकी कोई रॉक है, यहाँ से रिवर का फ्लो आ रहा है, राइट. यहाँ पे रिवर जब एंटर करेगी तो इस जॉइंट के थ्रू या फिर इस होलो सरफेस के थ्रू रिवर यहाँ पे एंटर करेगी. अब जहां जहां पे होल होगा वहां से रिवर ने फ्लो करना है. ये यहाँ से फ्लो करेगी, देन इसका पानी यहाँ, एंड देन अल्टीमेटली रिवर यहाँ से बाहर निकल जाएगी. क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस इज अ जॉइंटेड रॉक. बहुत सारे नाम दे सकते हैं. जॉइंटेड रॉक है, होलो रॉक है, और यू कैन से देयर आर पोर्स इन द रॉक, या फिर देयर आर गैप्स इन द रॉक, देयर आर फ्रैक्चर्स इन द रॉक्स. मल्टीपल चीजें आप लिख सकते हैं, बट सिंपल सा मीनिंग क्या है? देयर इज अ मीडियम ऑफ फ्लो, राइट. यहाँ पे रिवर को फ्लो करने के लिए एक माध्यम मिल रहा है, एक मीडियम मिल रहा है, जिसके थ्रू रिवर जो है यहाँ से इस ज्वाइंटेड रॉक के थ्रू एंटर कर रही है. एंटर करने के बाद इट विल सीप आउट, ये बाहर की तरफ को निकलेगी. अब दूसरा आपके पास है, देयर इज नो पोर, नो ज्वाइंट्स, नो फ्रैक्चर, नो गैप. अब रिवर का फ्लो अगर है भी है तो रिवर को इस रॉक के ऑपोजिट से बाहर निकलना पड़ेगा. रिवर इसके अंदर नहीं, या फिर पानी इसके अंदर जो है वो एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज अ कॉम्पैक्टेड रॉक. इट इज नॉट अ ज्वाइंट रॉक. तो ये कॉम्पैक्ट रॉक है. या तो पानी इसके ऊपर से क्रॉस कर जाए, या पानी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से, या फिर इसके नीचे से पानी क्रॉस कर सकता है, बट अंदर पानी एंटर नहीं कर सकता. सो ऐसी रिवर्स जो कि, ये ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो कि
स्लोप ऑफ द लैंड को फॉलो करता है कि स्लोप कैसी उसी के हिसाब से फॉलो करेगा, एंड इट इज वेल एडजस्टेड टू दी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर जियोलॉजी में आपके पास देयर इज रॉक विच इज होलो रॉक, या फिर जहाँ पे पोर्स हैं या फिर जहाँ पे गैप्स हैं वहां से पानी फ्लो कर जाएगा। और अगर कॉम्पैक्ट रॉक है तो पानी को या तो ऑपोजिट डायरेक्शन से निकलना पड़ेगा, इसके ऊपर से क्रॉस करना पड़ेगा या इसके नीचे से क्रॉस करना पड़ेगा। तो सिंपल सा मीनिंग क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन जियोलॉजी कैसी है वैसे फ्लो करेगा। यहाँ पे रॉक कैसी वैसे फ्लो करेगा। बट इनसीक्वेंट में क्या है, इनसीक्वेंट में ये बिल्कुल भी स्लोप को या फ्लो इसको नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना ही रास्ता खुद बनाना। रिवर जो है अपना रास्ता खुद बना रही है, ड्रेनेज सिस्टम जो अपना पाथ खुद बना रहा है। आगे लिखिए, इट इज डिवाइडेड इनटू, मतलब वही आपका सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू पहला पॉइंट लिखिए इसका, पहला सब पॉइंट आएगा कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, तो सीक्वेंट जो है आगे डिवाइडेड है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये वन लाइनर से सारे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको इसका नेम, बट ये वन साइडेड, मतलब एक वन लाइनर आपका इसमें पॉइंट आएगा। तो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम इसमें लिखिए, कॉन्सिक्वेंट मीन्स मेन रिवर, ब्रैकेट में लिख लीजिए मेन रिवर, सिंपल। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा, बट आप सिर्फ कभी लिखिए कि कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है मेन रिवर। तो इसमें लिखिए इन दिस ड्रेनेज सिस्टम द मेन रिवर, इन दिस ड्रेनेज सिस्टम मेन रिवर flows in the direction of the slope, in the direction of the slope, in the direction of the slope। तो यहाँ पे जो मेन रिवर है वो डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप कैसा है उसके थ्रू ये बहती है। एग्जाम्पल इज गंगा रिवर। गंगा इज अ मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू या flows in the direction of the slope। So here main river flows in the direction of the slope। कि स्लोप कैसा है, स्लोप की डायरेक्शन के हिसाब से रिवर जो है अपना रास्ता या फिर अपना पाथ फॉलो करेगी। फॉर एग्जांपल कहाँ गया वो आपका डायग्राम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लू कलर से आप लिख लीजिए कि दिस इज गंगोत्री। गंगोत्री से आपकी रिवर फ्लो कर रही है, ये नीचे की तरफ को आ रही है, देन इसका फ्लो है क्योंकि इस पाइप पे देयर इज अरावली, तो अरावली इसके लिए एक बैरियर है, यहाँ से फ्लो करेगी, देन इसने सीधा ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ ही जाना। क्यों? क्योंकि स्लोप जो है आपकी वो वेस्टर्न साइड पे नहीं है, वो ईस्टर्न साइड पे। दैट इज व्हाई यहाँ पे मेन रिवर जो है वो फ्लो करेगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, राइट। यहां से गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर गंगा निकल रही है, फ्लो कर रही है ये, दिस इज टुवर्ड्स कोलकाता रीजन या फिर सीधे कह सकते हैं कि बंगाल की तरफ जा रही है। अब इसमें कुछ एक इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो इसको अपर पार्ट से, मतलब हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है, कुछ एक पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज है, ये इसके साथ में मिल रही है, पानी डाल रही है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि सबऑर्डिनेट रिवर जो कि मेन रिवर में पानी डालती है। सो इसमें मल्टीपल रिवर्स हैं। सबसे पहले तो आप सिंपल से देख सकते हैं कि यमुनोत्री जो है इसको यहाँ मिलेगी इलाहाबाद में जाके, राइट। सो या फिर आप सिंपल कह सकते हैं यमुना जो दैट इज दी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बट यमुना की भी मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज है, तो सारी की सारी अल्टीमेटली रिवर गंगा में ही पानी डाल रही है। और अगर आप बात करें तो मेन रिवर जो आपकी गंगा है ये भी स्लोप के हिसाब से फ्लो कर रही है। ऑल्दो इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज अपना पानी डालती हैं, ड्रेन करती हैं, बट स्टिल ये रिवर जो है अपना रास्ता फ्लो कर रही है थ्रू द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। स्लोप के हिसाब से ये अपना रास्ता यहाँ पे कवर कर रही है। सो दिस इज कॉन्सिक्वेंट रिवर। एग्जाम्पल इज गंगा कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट
सबसीक्वेंट रिवर या फिर ड्रेनेज सिस्टम। सेकंड पार्ट सब पार्ट, सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट से क्या मतलब है? दैट इज, बताइए सबसीक्वेंट क्या हो सकता है? सबसीक्वेंट से क्या समझ रहे हैं? सबसीक्वेंट, एनीथिंग दैट इज सब्सिडरी टू यू, एनीथिंग दैट इज सबऑर्डिनेट टू यू। तो मतलब मेन रिवर का सबऑर्डिनेट पार्ट जिसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो इसमें लिखिए आप सिंपल, सबसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम या रिवर्स मींस दीज आर फर्स्ट जनरेशन ट्रिब्यूटरीज। These are first generation tributaries। हिंदी में ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियां। एनीथिंग दैट इज असिस्टिंग यू, राइट? एनीथिंग दैट इज हेल्पिंग यू, दैट इज सहायक ट्रिब्यूटरी। और अगर बात करें सबऑर्डिनेशन की, तो सबऑर्डिनेट का मतलब होता है हिंदी में दैट इज अधीन, एनीथिंग दैट इज अंडर यू, जो कि आपके अधीन कार्य कर रहा है, राइट? सो these are the first generation tributaries that are helping you, किस लिए? टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि आपकी नदी में और ज्यादा पानी डाले जाते हैं। सो दिस इज फर्स्ट जनरेशन ट्रिब्यूटरीज। एग्जांपल लिखिए इसका, यमुना इज द फर्स्ट जनरेशन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सो इट इज एग्जांपल यमुना रिवर। सो इट इज अ टाइप ऑफ सबसीक्वेंट रिवर। एग्जाम में पूछेंगे आपसे, नाम दे देंगे बहुत सारी नदियों के, फिर पूछेंगे आउट ऑफ दिस कौन सी फर्स्ट जनरेशन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, है ना? गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज के नाम लिख दिए, सोन लिख दिया, घाघरा लिख दिया, गंडक लिख दिया, गोमती लिख दिया, सरयू लिख दिया, बहुत सारी नदियां है ना। फिर चंबल लिख दिया, टोंस लिख दिया, है ना, हिंडन है। सो वो सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज ही होंगी। आपको लगेगा ये तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। फिर आपसे और ज्यादा चतुराई से पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो यमुना अगर वहां पे होगा तो टिक करना, है ना? दीज आर दी फर्स्ट जनरेशन ट्रिब्यूटरीज। थर्ड टाइप नंबर 3, सबऑर्डिनेट में ही। और ये क्या चल रहा है अभी आपका? सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, जहां पे रिवर्स सीक्वेंटली फ्लो करती हैं। नेक्स्ट लिखिए रीसीक्वेंट रिवर। रीसीक्वेंट रिवर, नेक्स्ट इज रीसीक्वेंट। एनीथिंग दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूटिंग या फिर रीअरेंज कर रहे हैं अपने आप को। अरे हर एक शब्द जो अगला आपका है सीक्वेंट से आगे, वो आपको बता रहा है कि रिवर कौन सी होगी जो अपने आप को दोबारा से रीअरेंज कर रही है, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सो इसका एग्जांपल है चंबल थ्रू देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। देखा जाए तो चंबल मध्य प्रदेश में, बट ये जाके कहां मिल रही है? गंगा से नियर, देखेंगे बाद में, बट ये इसके नॉर्दर्न पार्ट पे आके इससे मिल रही है। एग्जामिनर आपसे बहुत सवाल उल्टे पूछते हैं, स्पेशली इंटरव्यू में। एग्जाम में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्वतंत्रता है, फेस नहीं करना ना किसी को आइज टू आइज। वहां से आपसे पता क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि ऑल्दो गंगा फ्लोज इन दी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, या फिर कह सकते हैं अपर पार्ट ऑफ दी, या फिर सिंपल इसको पूछेगा कि ऑल्दो रिवर गंगा फ्लोज थ्रू दी अपर वैली रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, बट द रिवर चंबल ज्वाइंस गंगा एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। मतलब एक टाइप से गंगा आपकी नॉर्दर्न पॉइंट पे है, बट चंबल रिवर फ्रॉम द साउथ दैट इज आल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कैसे कि कोई रिवर साउथ से नॉर्थ की तरफ कैसे फ्लो कर रही है? उल्टे सवाल पूछते हैं आपसे। अभी इसको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पूरा डायग्राम नहीं मैं बनाऊंगा इसमें, बट सिंपल समझिए कि दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का। तो यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है आपकी गंगा, इसने आगे जाके वे ऑफ बंगाल में एंटर करना है। हिमालयन रिवर का तो सिंपल मीनिंग समझ में आता है कि हिमालय अपर मोस्ट पार्ट में, तो रिवर जो भी आएगी वो नीचे की तरफ को फ्लो करेगी, राइट? ये ऑब्वियस सी बात है। बट कुछ एक नदियां इसको साउथ से भी ज्वाइन करती हैं। तो क्या ये नदियां आपका जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है उसके खिलाफ नहीं जा रही? मतलब देखा जाए तो ऑब्वियसली देयर शुड नॉट गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
नॉर्थ टू साउथ आना इजी है बिकॉज ये अपर पार्ट्स हैं, दीज आर दी अपर वैली रीजन्स, दीज आर दी लोअर वैली रीजन्स, और लोअर वैली रीजन से अपर वैली रीजन की तरफ कोई रिवर कैसे फ्लो कर सकती है? देयर आर मल्टीपल रिवर्स। क्यों जा रही है कोई चीज नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ब्यास नदी है, क्या ये हिमालय में वापिस जा सकती है? क्योंकि टोपोग्राफी नहीं है वैसी। अब मुझे बताइए कि ये साउथ पार्ट से नॉर्थ पार्ट पे गंगा के साथ क्यों मिल रही है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये पूरा गंगा है, दिस इज गंगा रिवर। ऊपर से गंडक आए, आपकी गोमती आए, सरयू आए, दैट इज ओके, बट ये नीचे से जो ऊपर की तरफ को जा रही है, दामोदर भी जाके, दामोदर नहीं, दामोदर की ट्रिब्यूटरी है एक, वो इसमें जाके मिल रही है, चंबल मिल रही है। चंबल क्या है? बैडलैंड। चंबल बीहड़ से बना हुआ क्षेत्र है, और बीहड़ मैंने आपको बताया था बैडलैंड टोपोग्राफी। देयर आर गली इरोजन, या फिर जिसे आप कह सकते हैं रेवाइंस, जिसके थ्रू रिवर फ्लो कर सकती है, अपना ट्रैप बना सकती है। और ये टाइप ऑफ रिवर कौन सी पढ़ रहे हैं हम? सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे नदी फ्लो ऑफ दी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उससे चलती है। तो यहाँ पे बीहड़ जो है, दैट इज हेल्पिंग द रिवर टू मीट गंगा एट द अपर वैली रीजन। यहाँ पे भी आए हैं कुछ एक विचारधाराएं की कारण सर रावली ने जो शिफ्ट कर दी राजस्थान के एरिया को, तो स्लो बन जाता है चंबल के लिए। पॉइंट आपका सही है जेडी। हाँ जी, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां जेडी बड़ी नदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, बिल्कुल सही, समझ गए। सो दीज आर अरेंज्ड ड्यू टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है दैट इज हेल्पिंग आउट द रिवर चंबल टू मीट गंगा एट द अपर वैली रीजन। तो रीसीक्वेंट में लिखिए, मतलब इन नदियों ने अपने आप को रीअरेंज किया है डिपेंडिंग अपॉन दी स्लोप ऑफ दी रिवर। तो स्लोप के हिसाब से अपने आप को रीअरेंज करती है, एंड देन ये मेन रिवर में मिलती है। सो इसमें लिखिए दीज आर द ट्रिब्यूटरीज, these are the tributaries which are of recent origin. These are the tributaries, ये ऐसी सहायक नदियां हैं जिन्होंने recently अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया। These are the tributaries which are of recent origin, ये recently ही originate हुई। So these are the tributaries which are of recent origin। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफ सीक्वेंट रिवर। परेशान नहीं होना है, जहां पे नहीं समझ में आए प्लीज पूछना है। फोर्थ पॉइंट इज ऑफ सीक्वेंट रिवर। ऑफ सीक्वेंट रिवर या फिर ऑफ सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, ऐसी नदियां जो कि मेन रिवर में मिलने से पहले उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, दैट आर ऑफ सीक्वेंट। मींस ऑब्वियसली नदियों को मिलना तो मेन रिवर में ही है, बट उससे पहले ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। हियर द ट्रिब्यूटरीज बिफोर मीटिंग द मेन रिवर या फिर एंटरिंग द मेन रिवर, दे विल फ्लो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, जब से पहले ये इससे मिले ना। सो ऑफ सीक्वेंट का मतलब क्या है कि मेन रिवर में मिलने से पहले जो नदी मेन रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले उसे ऑफ सीक्वेंट रिवर कहते हैं। यहाँ पे भी 5 प्रतिक्रियाएं आई हैं। प्रतिक्रियाएं, रावली स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, राइज इन हिल्स, चंबल को स्लोप देती है टुवर्ड्स नॉर्थ। स्लोप तो देती है श्रामपाल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट एक पॉइंट इसमें ये भी है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वैसा है ना, अगर मान लीजिए ऊपर कोई ऐसी टोपोग्राफी आ जाए जो कि रेज प्लेटफॉर्म, और रेज प्लेटफॉर्म होगा तो रिवर ऑब्वियसली ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करेगी। इसमें लिखिए आप ऑफ सीक्वेंट में, दीज आर द रिवर्स विच फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। These are the rivers which flow
in the opposite direction. ये ऐसी नदियां हैं जो कि opposite direction में चलती हैं. These are the rivers which flow in the opposite direction to the main river, to the main river, to the main river before joining the. These are the river which flows in the opposite direction to the main river before joining or entering into the main river. Before joining or entering into the main river. Before joining or entering into the main river. So ultimately they will end their flow into the main river, but उससे पहले इन्होंने मेन रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चलना है. So these are the ऑफ सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, राइट. एग्जाम्पल लिखिए. एग्जाम्पल tributaries which originate on the northern slope of Himalayas. Tributaries which originates on the northern slope of Himalayas. Tributaries which originate on the northern slope of Himalayas, that is Middle Himalaya and Shivalik. That is Middle Himalayas, मध्य हिमालय एंड शिवालिक, या फिर आउटर हिमालयस, बाह्य हिमालय जो आउटर पार्ट्स है. So tributaries which originates on the northern slope of the Himalayas, that is Middle Himalayas and Shivalik, before joining the main river, before joining the main river, before joining the main river, before joining the main river. So आपका जो मिडिल हिमालय रीजन है या फिर शिवालिक है, so there are 3 ranges. नहीं पर अब मुझे एक चीज बताइए, ग्रेट हिमालयस एक्सटेंड अप टू नॉर्थ ईस्ट, मिडिल हिमालय एक्सटेंड अप टू नॉर्थ ईस्ट? क्वेश्चन बहुत सही है ये भी, कि ग्रेट हिमालय नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से लेके नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया तक फैले हुए. दूसरा, जो आपके मिडिल हिमालयस हैं, जो बिल्कुल मिडिल पार्ट ऑफ द हिमालयस में, आर दे ऑल्सो फ्लैंक्ड अप टू या फिर स्प्रेड अप टू द नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? क्या वो उत्तर पूर्वी भाग से लेके उत्तर पश्चिमी भाग से लेके उत्तर पूर्वी भाग तक फैले हुए हैं कंटिन्यूटी में? यस या नो. दूसरा, डू शिवालिक्स आर ऑल्सो एक्सटेंडेड या फिर स्प्रेड अप टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट? मान लीजिए कि अगर ये ग्रेट हिमालयन रेंज है, तो ग्रेट हिमालयन रेंज आपके नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक ये फैला हुआ है. ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय, नामचा बारवा, ये नामचा बारवा भी कहते हैं ऐसे, राइट. सो ये ग्रेट हिमालयन रेंज है जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट से लेके एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट तक फैली हुई है. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये, क्या आपका जो मिडल हिमालयन रेंज है, ये तो ग्रेट हिमालयन है, क्या मिडल हिमालयन रेंज भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से लेके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक फैला हुआ है या नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट आप बताइए, शाबाश.
अगर पंजाब में भी माउंटेन होते तो सतलुज का फ्लो भी कुछ और होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो, इट इज अ ब्रेडेड रीजन, बीच बीच में है, बीच बीच में गायब है, राइट। पहले आएंगे, फिर ऐसे करके ही दीज आर, है ना। हाँ जी, हाँ मल्टीपल पासिस है इसके ऊपर, बिकॉज इसी से आप क्रॉस कर सकते हैं। सो मिडिल हिमालय कंटिन्यूटी में नहीं है। अब शिवालिक की बात बताइए। शिवालिक आर ऑल्सो एक्सटेंडेड अप टू नॉर्थ ईस्ट, है ना, कंटिन्यूटी में। पहले ये कंटिन्यूटी में है, फिर बीच में थोड़ा ब्रेक करते हैं, बट ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक जाते हैं। मतलब मिडिल हिमालय भी दीज आर द ब्रेडेड, बीच बीच में से इसमें गैप्स हैं, कंटिन्यूटी में नहीं है ये, राइट। पर जो शिवालिक है दैट आर कंटिन्यूसली एक्सटेंडेड, और इनको डाफला, मिरी, अवोर, मिश्मी, डीएम एएम के नाम से जानते हैं, है ना। सो डाफला, मिरी, अवोर एंड मिश्मी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड असिस्टेंट मजिस्ट्रेट, है ना। तो उस हिसाब से इनको याद रखना है आपने। सो ये शिवालिक रेंज है इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। सो ये सिंपल इसमें बताना चाह रहे हैं आपको कि ऑफ सीक्वेंट जो रिवर है, इसमें क्या होता है कि जो मेन रिवर है उसमें इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलने से पहले इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। इसी को कहते हैं आप ऑफ सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। कितने पार्ट हो गए? 4 या 5? 4 हो गए, 4 ही बहुत है। अब लिखिए नेक्स्ट, सेकंड टाइप, मतलब मेन, सेकंड मेन हेडिंग, दैट इज इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, जो कि स्लोप का बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं पकड़ता। सो सेकंड पार्ट इज इन सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, इन सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल मिडिल हिमालय एक्सटेंडेड है, लेकिन कंटिन्यूटी में नहीं है। शिवालिक की एक्सटेंडेड फॉर्म इज डाफला, मिरी, अवोर एंड मिश्मी। इन सीक्वेंट क्या है? दीज आर द रिवर्स, कंटिन्यूटी में लिखिए दीज आर द रिवर्स। इसको एक साइड ही कर दो यार, बहुत ठंड लग रही, गर्मी लग रही, बढ़ेगा। स्पीड ही बढ़ेगी, फिर स्पीड बढ़ा दो। नेक्स्ट इज इन सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसमें लिखिए दीज आर द रिवर्स that does not follow the slope direction of the slope. These are the rivers which does not follows the direction of the slope, direction of the slope. तो ये स्लोप की दिशा में नहीं बहती, उसके ऑपोजिट में बहती है। सो दिस डज नॉट फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप एंड दे आर नॉट वेल एडजस्टेड टू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, नॉट वेल एडजस्टेड टू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी फॉलो नहीं करती है रास्ता। सो ना डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ द स्लोप को, ना ही जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, which means they may not be adjusted to the slope, SLOPE, that means they may not be adjusted to the slope or the type of the rock, or to the tectonic processes, type of the rock or the tectonic processes. So these are not well adjusted to their
रॉक्स, या फिर दे आर नॉट एडजस्टेड टू द टाइप ऑफ द रॉक, या फिर टेक्टोनिक प्रोसेसेस। ये किसी भी चीज को नहीं मानती है, ये अपने अकॉर्डिंग ही फॉलो करती है रास्ता। सो नेक्स्ट आपके पास है एंटीसीडेंट। फर्स्ट पार्ट है इसका एंटीसीडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आपने याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया 2022 में, 21 में, 22, 20 और 18 में। सो इसमें फर्स्ट पार्ट आएगा आपका एंटीसीडेंट, पूछा था इसमें। एंटीसीडेंट रिवर्स, एंटीसीडेंट रिवर्स। तो ये वो नदियां हैं जिनका ओरिजिन टेक्टोनिक एक्टिविटी होने से पहले या फिर लैंड के अपलिफ्ट होने से पहले ही हो चुका है। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का एक्चुअल मीनिंग वही होता है ना, आपसे पहले जो कोई चीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज एंटीसीडेंट टू यू। सो एंटीसीडेंट का यही लिटरल मीनिंग है, तो लिखना भी यही है। देखिए, दीज आर द रिवर्स which originated, these are the rivers which originated prior or before, rivers which originated prior or, thank you ji, these are the rivers which originated prior or before the upliftment of the land, before the upliftment of the land। सो ऐसी नदियां जो कि जिनका ओरिजिन पहले ही प्रायोरिटी बेसिस पे पहले ही हो चुका है, या फिर जब आपका लैंड अपलिफ्ट हुआ था, वही जो आप अल्फ्रेड वैगनर पढ़ते हैं, तो ड्रिफ्ट से पहले जो नदियां पहले से ही प्रेजेंट हैं भारत में, या किसी लैंड के ऊपर, किसी भी लैंड के ऊपर, या किसी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी से पहले जो नदियां पहले से प्रेजेंट थी, उनको आप कहेंगे एंटीसीडेंट। सो दीज आर द रिवर्स व्हिच ओरिजिनेटेड प्रायर और बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड, फुल स्टॉप। और डेट बहुत सही है, पता है, 25/3/25 और 25/5/25। पता है क्या है 25/5/25 को? रंग रंग कार्यक्रम, यूपीएससी का पेपर है उस दिन, प्रीलिम्स का। रंग रंग कार्यक्रम समझ रहे हैं, पता नहीं है ना उस दिन। अभी देख लीजिए, अभी पसीने पड़ने शुरू हो चुके हैं। यूपीएससी एग्जाम बड़े सही टाइम पे कराता है, कड़कती गर्मी में और ठिठुरती सर्दी में, समझ गए? दो चीजों में। पहला तो गर्मियों में पेपर लिखवाएंगे आपसे, गर्मी में जब अल्टीमेट गर्मी है, फिर आपसे ह्यूमिडिटी में पेपर लिखवाएंगे मेंस का अगस्त सितंबर, फिर इंटरव्यू आपका सर्दियों में लेंगे ताकि आप कोट पैंट पा के आ सके, है ना, प्रॉपरली। लड़कियों को थोड़ा दिक्कत होती है, साड़ी डालनी पड़ती है क्योंकि ड्रेस कोड वही है मेन, है ना, बट बड़े तरीके से पेपर करवाते हैं, है ना। सो याद रखिए कि एग्जाम में ना गर्मी ना सर्दी ना बरसात। कई बार इलॉजिकल चीजें बोलते हैं, कहते हैं जी मेरी तो सीट ही ऐसी जगह पे थी जहाँ पे फैन नहीं था, वही जो मेरी किस्मत कश्ती वही डूबी जहाँ पे पानी कम था। अरे भाई, तुम हवा लेने गए थे, वहां की पेपर देने गए थे। फिर ह्यूमिडिटी, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी, जिसको बोलते हैं कि रिट्रेटिंग मानसून का समय आ चुका है, सितंबर अगस्त सितंबर, है ना। रिट्रेटिंग तो क्या, उस टाइम तो होता ही है, और इतनी बुरी हालत पूछिए मत। बीच में लिखवाया उन्होंने, अक्टूबर हीट के टाइम भी उन्होंने लिखवाया पेपर, बट उसका आपको भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस यहाँ पे तो मजे होते हैं, अच्छा ऑटम सीजन होता है। सो तीनों ही मौसम में पेपर करवाया जाता है। और तैयारी कब करनी होती है आपको? यही सर्दियों के दौरान। फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए 26 का पेपर दे रहे हैं आप, है ना, तो अभी आप क्लासेस लगाएंगे। रिवीजन का टाइम पता कौन सा होता है आपका? ये भी आपके साथ मतलब खेल है। आपने फॉर एग्जाम्पल पूरे क्लासेस खत्म कर लिए, पूरा कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया नवंबर दिसंबर तक, और नवंबर दिसंबर के बाद आती है बिल्कुल कड़कती ठंड, तब ना दिल करता पढ़ने का ना किताब पकड़ने का, बस नींद ही आती है ना। और जब आपका एग्जाम आता है तो बिल्कुल एक्टिव डेज आते हैं, फिर आप बोलते हैं कि काश पहले पढ़ लिए होते।
मौसम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है यूपीएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर, है ना, कैंडिडेट्स के ऊपर। सो क्या करें? सो दीज आर द रिवर्स विच ओरिजिनेटेड प्रायर और बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड। आगे लिखिए, फुल स्टॉप, since they originated much before the upliftment of the land, since they originated much before the upliftment of the land, upliftment of the land, they could maintain their original direction. They could maintain their original direction even after the upliftment. ये कह रहे हैं ऐसी नदियां जिनका ओरिजिन लैंड के अपलिफ्ट होने से पहले, मीन्स जो आप कहते हैं कि फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, राइट, उसकी वजह से आपके माउंटेन्स बनते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर किसी लैंड में फोल्डिंग प्रोसेस की वजह से फोल्ड माउंटेन बने हैं या फिर लैंड अपलिफ्ट हुआ है, तो उससे पहले जो नदियां ओरिजिनेट करती हैं उनको आप एंटीसीडेंट कहते हैं, क्योंकि ये नदियां पहले से ही यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, पहले से ही यहाँ पे फ्लो करती हैं अपलिफ्टमेंट से पहले से। सो ये नदियां जो है अपने ओरिजिनल फ्लो को अपने आप ही मेंटेन कर सकती है, इनको किसी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दे आर वेल एडजस्टेड, ऑलरेडी दे आर वेल एडजस्टेड, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती कि कोई और स्लोप या न्यू बनी हुई स्लोप इसकी हेल्प करे। सो दे कैन मेंटेन देयर ओरिजिनल डायरेक्शन इवन आफ्टर द अपलिफ्टमेंट। सो दीज आर द एंटीसीडेंट रिवर्स। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल Himalayan rivers are an example of antecedent rivers. Himalayan rivers, क्योंकि ये rivers लैंड के अपलिफ्ट होने से पहले से बनी हुई है। So these are the rivers. Himalayan rivers are the example of antecedent river. Full stop. When the land started uplifting, these rivers started cutting down the landform. When the land started uplifting, these rivers started cutting down the landform through vertical erosion. Vertical means up से down, right? So vertical erosion से upward force, then नीचे there is downward force. तो upper most part से भी force लग रही है, नीचे से भी force लग रही है, मतलब गायर बन रहा है, जैसे आप कहते हैं ड्रिलिंग हो रही है एक टाइप से। So when the land started uplifting, these rivers started cutting down the landform through vertical erosion, forming deep narrow V-shaped valleys. जैसे जैसे लैंड अपलिफ्ट होता गया, वैसे वैसे नदियों ने कट डाउन करना शुरू कर दिया थ्रू वर्टिकल इरोजन, खुद के ही लैंडफॉर्म को, and they formed deep narrow V-shaped valleys, also known as gorges and canyons.
गॉर्जेस एंड कैनियंस, गॉर्ज एंड कैनियन। तो ये सिंपल कह रहे हैं कि जब लैंड अपलिफ्ट हो रहा था तभी नदियों ने अपने रास्ते को मेंटेन रखा, जैसे जैसे लैंड अपलिफ्ट होता गया वैसे वैसे इन्होंने डाउन कटिंग करना शुरू कर दी। मीन्स रिवर ने अपने ही जो सरफेस है जिसको आप कहते हैं द बैंक ऑफ द रिवर, उसको इसने इरोड करना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा। जैसे जैसे इरोड होता गया नीचे डीप डाउन द अर्थ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डीप नैरो वी शेप्ड वैली। सिंपल, वी हैव टू प्लेटफॉर्म्स। पहला प्लेटफॉर्म क्या है, जहां पे रिवर इज फ्लोइंग थ्रू इट्स पाथ, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये नदी का अपना ओरिजिनल पाथ है, जैसे ये फ्लो करती थी। फॉर एग्जांपल इसका थोड़ा सा और पार्ट बना देते हैं कि रिवर इस एरिया से फ्लो करती थी। अब दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि देयर इज अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड, दोनों साइड से देयर इज फोल्डिंग, यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है। वही जो मैंने आपको पेपर दिखाया था कि पेपर को फोल्ड करेंगे तो पेपर ऊपर की तरफ उठता जाएगा, क्रस्ट जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पे इकट्ठी होती जा रही है। अब क्रस्ट जब दोनों साइड से, देखिए अब मैं रेज प्लेटफॉर्म इस पे नहीं बना सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा ड्राइंग मुझे भी नहीं आती और इससे पॉसिबिलिटी भी नहीं है। अब सिंपल समझिए कि दोनों साइड से क्रस्ट ऊपर को उठती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेज का एग्जाम्पल है और मैं कोई एग्जाम्पल नहीं ले सकता क्योंकि जियोलॉजिकल लैब बनानी पड़ेगी इसके लिए। मान लीजिए दिस इज ए नॉर्मल लैंड एरिया, इसके बीचों बीच से रिवर फ्लो कर रही है। अब मैं लैंड को दोनों साइड से पुश कर रहा हूँ, दोनों हैंड से। अब मैं जैसे जैसे लैंड को पुल करते जाऊंगा, ये हवा का फ्लो है ना, सो लैंड से दोनों साइड से मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो दोनों साइड से क्रस्ट इकट्ठी होती जा रही है। जब आप क्रस्ट इकट्ठी करते जा रहे हैं तो वो क्रस्ट ऊपर की तरफ उठती जा रही है। जब क्रस्ट ऊपर की तरफ उठ रही है तो ये चार्जिंग ला दी। राइट, सो रिवर का पहले जो ओरिजिनल पाथ है उसी पाथ से रिवर फ्लो कर रही है। बट सिंपल समझिए कि रिवर का रिवर का भी एक डाउन पाथ है, मुश्किल है, थोड़ा सा ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पाथ ऑफ द रिवर, ये रिवर का एक्सट्रीम 1 पॉइंट है, एक्सट्रीम 2nd पॉइंट है। ये कह रहे हैं जब सिंपल लैंड ऐसे था, राइट, तब उस समय रिवर का जो ये आपका पार्ट है, जैसे आप कहते हैं कि सबसे लोअर मोस्ट पार्ट, रिवर का खुद का भी एक, आप इसे कहते हैं बेडिंग प्लेन, है ना। रिवर का खुद का नीचे की सरफेस है, क्योंकि रिवर के नीचे देयर इज अ लैंड, ऐसा नहीं कि रिवर के नीचे लैंड नहीं है। तो रिवर के नीचे का जो लैंड था, जिसे आप कहते हैं बेडिंग प्लेन ऑफ द रिवर, ये पहले मान लीजिए दिस वाज 50 मीटर्स, कि ये 50 मीटर तक पहले बेडिंग प्लेन। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने क्रस्ट को फोल्ड करना शुरू किया तो क्रस्ट बीच में से अपलिफ्ट होती जा रही है, रिवर ऊपर से चलेगी। बट रिवर का जो अपर मोस्ट पार्ट था, पहले रिवर के बाद जो बेडिंग प्लेन था ये 50 मीटर था, उसके नीचे जो लैंड मास था वो था आपके पास मान लीजिए 100 मीटर। बट अगर आपने इसको क्रस्ट को फोल्ड करना शुरू कर दिया तो क्रस्ट इकट्ठी होती जा रही है बीच में। अब क्रस्ट जब इकट्ठी होती जा रही है सो ये जो बेडिंग प्लेन है ये भी इंक्रीज हो जाएगा, बेडिंग प्लेन विल गो अप टू 200 मीटर्स, क्योंकि रिवर अब ऊंचे रास्ते में फ्लो कर रही है। अब रिवर के पास एरिया कम है तो रिवर क्या करेगी, डाउन कटिंग करेगी, रिवर वर्टिकल इरोजन करेगी और ज्यादा नीचे फ्लो करना शुरू कर देगी, मतलब अब नीचे का जो पार्ट है इसको कट करना शुरू कर देगी, राइट। ये आपका आगे इरोजन वाले पार्ट में आएगा जहां पे हम देखेंगे कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म कैसा होता है। रिवर जो है बहुत डाउन कटिंग करती जाएगी, मल्टीपल पेबल्स, मल्टीपल आपके जो रिवर के नीचे जितने भी आपके पेबल्स हैं या फिर आप कह सकते हैं सॉइल है, जितना भी टाइप का मटेरियल है वो पूरा का पूरा मटेरियल अब डाउन कटिंग करना शुरू कर देगा, फ्रॉम अपर मोस्ट पार्ट टू लोअर मोस्ट पार्ट। इसे आप कहते हैं वर्टिकल इरोजन या फिर डाउन कटिंग, राइट। अभी कह रहे हैं कि जितना ज्यादा लैंड अपलिफ्ट हो रहा है उतनी ज्यादा डाउन कटिंग बढ़ती जा रही है। द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ डाउन कटिंग। अब ये जब डाउन कटिंग कर रही है तो आप सिंपल समझिए रिवर क्या बना रही है, वी शेप वैली बना रही है ना, ये वी शेप वैली बनाती जाएगी। तो सिंपल, अब यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म्स तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे, सिंपल। अब ये आप देख लीजिए कि दोनों साइड से क्रस्ट इकट्ठी होती जा रही है, इस साइड से क्रस्ट इकट्ठी होती जा रही है
और दूसरी साइड से भी क्रस्ट इकट्ठी होती जा रही है, बीच में से रिवर फ्लो कर रही है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरनल पार्ट में क्या हो रहा है, देयर इज डाउन कटिंग। जितना ज्यादा मिट्टी इकट्ठी होती जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आप कभी बीच पे इकट्ठे हैं, बीच पे जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप बनाना चाहते हैं सैंड से कोई ना कोई हाउस या फिर कोई दिल बना रहा है, कुछ बना रहा है ना, आप पूरी की पूरी मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हैं, दोनों साइड से आप मिट्टी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस साइड से फोर्स लग रही है, इस साइड से फोर्स कर रही है, मतलब इसका मतलब क्या है कि आप मिट्टी को एक टाइप से फोल्डिंग कर रहे हैं मिट्टी की। जैसे जैसे आप फोल्ड करते जाएंगे, कई बार कहते हैं कि मिट्टी आपके हाथ से भी बाहर निकल जाती है, राइट। तो वैसे जब आप इसको इकट्ठा करें दोनों साइड से क्रस्ट को, तो क्रस्ट का मतलब क्या है कि दोनों साइड से क्रस्ट इकट्ठा होता जा रहा है। अब क्रस्ट जब इकट्ठा होता जा रहा है, बीच में से एक रिवर फ्लो कर रही है। रिवर के पास पहले सिंपल लैंड फॉर्म था, बट अभी अपलिफ्ट हो चुका, अपलिफ्ट हो चुका, तो रिवर भी डाउन कटिंग कर रही है और ज्यादा उसको डीप कट करते जा रही है। अब जब रिवर इतने ज्यादा डीप डाउन कटिंग करेगी, तो डाउन कटिंग के बाद ये वी शेप वैली बनाएगी। और वी शेप वैली का मतलब क्या है कि एक ही नहीं बनेगा, ऐसे और भी लैंड फॉर्म्स होंगे, राइट। यहाँ पे भी वी शेप वैली बनती जा रही है। इनके बीच में देर आर खाइयां, जैसे आप कहते हैं पहाड़ों में आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ माउंटेन, दिस इज अ माउंटेन, तो माउंटेन के बीचों बीच देर आर बिग, बड़ी बड़ी खाइयां होती है, जैसे आप कहते हैं गोर्ज या कैनियंस, राइट। और ये बहुत ज्यादा डाउन तक होती है, क्यों? क्योंकि रिवर ने किसी समय पे डाउन कटिंग की है, उसी वजह से देर आर गोर्जेस एंड कैनियंस इन दी हिमालयस। तो आपने लिखा कि एक मिनट सुपर इम्पोज, आज मेरे को लग रहा है एंटीसीडेंट तक ही होगा, यही कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट कल देखेंगे। So हमने कहा कि when the land started uplifting, right, the river starts cutting down the landform through vertical erosion, forming deep, narrow, V-shaped valleys known as gorges and canyons. Full stop के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, antecedent rivers can maintain their original path। हाँ जी, लिखा हुआ आपने, दोबारा लिखा रहा हूं मैं आपको। एंटीसीडेंट रिवर्स कैन मेंटेन देयर ओरिजिनल पाथ ओनली इफ antecedent rivers can maintain their original path if the rate of upliftment is equal to rate of down cutting, ये कह रहे हैं कि जो आपकी एंटीसीडेंट रिवर्स है, इसकी प्रॉपर्टी है कि अपना रास्ता खुद ही मेंटेन कर सकती है, बट ये तभी मेंटेन कर पाएंगे जब जितना अपलिफ्टमेंट हो रहा है उतना ही ये डाउन कटिंग करे। सो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ डाउन कटिंग। एग्जाम्पल, रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया, रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया, रिवर सतलुज enters India through Shipkila Pass, by cutting a deep gorge, River Satluj enters India through Shipkila Pass by cutting a deep gorge in the Himalayan region. सतलुज भारत में एंटर करती है थ्रू शिपकिला पास, और ये क्या करती है, ये भी डाउन कटिंग करती है। जितना रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है उतना ही इसने रेट ऑफ डाउन कटिंग किया है, जिसके कारण देयर आर डीप गॉर्जेस इन द हिमालयन रीजन। नेक्स्ट है सुपर इम्पोज, इसे बाद में करेंगे। इससे होना चाहिए था आज ये, बट इट्स ओके, आप इसे कंप्लीट कल करेंगे। सो अभी आपका ब्रेक है, बीच बीच में आप प्लीज रिवीजन करिए, रिवीजन नहीं कर रहे हैं एकदम से ब्लैंक हो जा रहे हैं, राइट।
जो चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही एटलीस्ट उनको ही पढ़ लो, एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी आपकी ब्रेक है, नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी, कब है आपकी नेक्स्ट क्लास? सी सेट की क्लास है आपकी, ठीक है।